पास बहुत सारे बच्चों के ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें ये है कि मैम 10 लाख फॉर्म फिलअप हुए हैं और उसमें जो है ज़्यादातर जो लोग हैं वो मान लीजिए किसी जॉब में है, रेलवे में है, एसएससी में है, लोअर मतलब उनके ग्रेड पे या फिर जो टीचर्स हैं, ज़्यादातर प्राइमरी टीचर्स जो हैं उन लोगों ने ये फॉर्म फिलअप किया हुआ है। तो कंपटीशन जो है बहुत टफ है और 10 लाख फॉर्म मतलब इसमें फिलअप भी हुए हैं। तो देखिए मैं उन लोगों से यही कहना चाह रही हूँ कि जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि 10 लाख जो एक नंबर देख के डर जा रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, फाइट काफ़ी टफ है, तो बिल्कुल ओपन कंपटीशन है तो जो है ये टफ तो है, लेकिन टफ के साथ साथ इतना भी टफ नहीं है कि 10 लाख के लोग अगर हैं तो उनमें से उन सभी का हो जाएगा और एक आपका नहीं होगा। क्योंकि जहाँ रही बात तो जॉब वाले के साथ कंपेयर करने की, जॉब वाले भी फॉर्म भरे हैं तो इसलिए कंपटीशन टफ है। तो देखिए मैं अपनी पर्सनल बात बता रही हूँ, मेरे आसपास बहुत लोग हैं, जैसे मैंने फॉर्म भरा है और भी बहुत लोग हैं मेरे साथ में जिन्होंने फॉर्म भरा है। बहुत सारे लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं, उन लोगों ने भी इस फॉर्म को फिलअप किया है। लेकिन जेन्युइन जो हैं उनमें से मान लीजिए 100 अगर लोगों ने फॉर्म भरा है तो उसमें से 2 ही लोग जो हैं वो सीरियस है इस एग्ज़ाम को लेकर। मेरे कहने का मतलब है कि बीपीएससी एडीओ के एग्ज़ाम में अगर 10 लाख फॉर्म गिरा हुआ है तो उसमें से 2% सिर्फ ऐसे लोग हैं जो जेन्युइन सीरियस हैं और अप टू डेट हैं एग्ज़ाम को लेकर और उस सिलेबस के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। बाकी जो है वो सिर्फ और सिर्फ भीड़ है, क्योंकि 10 लाख में 2% मान लीजिए कि 2 लाख लोग जो हैं वो सीरियस होंगे। उन्हें ये भी पता होगा कि हाँ एग्ज़ाम कब है, 10 जनवरी को है, डेट पता होगी, ठीक है, क्या सिलेबस है इसके बारे में पता होगा, निगेटिव मार्किंग है ये पता होगा, हमें क्या पढ़ना है करंट में, मैथ में, ये जो सिलेबस है ये सिर्फ पूरे फॉर्म जो फिलअप हुए हैं उसमें से 2% लोगों को ही इतना पता है। बाकी लोगों को बस ये पता भी नहीं है कि क्या सिलेबस है, निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, बस उन्होंने जो है सुना बीपीएससी एडीओ का फॉर्म आया और उन्होंने भर दिया। फिर जो लोग पहले फॉर्म भर चुके हैं, मान लीजिए जिन्होंने पहले की सितंबर में फॉर्म भर दिया था, फिर नवंबर में रीओपन हुआ था, तो उसमें भी अंतर पड़ जाता है कि जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो सितंबर से ही अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं और जो अभी फॉर्म भरे होंगे तो उन्होंने अभी से शुरू किया होगा, तो उसमें भी आपको अंतर दिखता है। और मैं ये इतने दावे के साथ इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है, मैंने आसपास जितने भी मेरे साथ के लोग हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है, जो जॉब में हैं स्पेशली, उन्हें ये भी नहीं पता। इवन अभी मैं 2-3 दिन पहले एक पार्टी में गई थी, वहाँ मैंने किसी को बताया कि 10 तारीख को तो इसका एग्ज़ाम है बीपीएससी एडीओ का, तो अच्छा 10 को है, हमें तो पता भी नहीं था एग्ज़ाम डेट। तो ऐसे लोग भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जो एकदम कंटिन्यू लगे हुए हैं। वो वैसे ही लोग हैं जिन्हें अपनी जॉब छोड़नी है, जो अपनी नौकरी से परेशान हैं, या फिर वैसे कैंडिडेट जिनके पास जॉब नहीं है वो तो डेफिनेटली 100% अपना दे रहे हैं क्योंकि उन्हें तो कोई जॉब चाहिए, तो उनके साथ तो कंपेयर है ही नहीं। तो मैं यहाँ बात कर रही थी कि जो जॉब वाले हैं, जैसे एक बच्चे ने कमेंट किया कि रेलवे में है, एसएससी में है, टीचर है, तो ये लोग जो है काफ़ी मतलब टफ कंपटीशन दे सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं, ये लोग बिल्कुल आप इनको अपने से ज़्यादा अपर मत समझिए कि वो लोग टफ कंपटीशन देंगे। ऐसे मात्र जो लोग होंगे वो 2% ही लोग होंगे। और हाँ, एक चीज़ और था कि एक ने कमेंट किया था कि जिसका मैथ स्ट्रांग होगा वही जो है इस एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे, मतलब उन्हीं का सिलेक्शन होगा। ये जो बात है ये ठीक है, लेकिन एक तरह का मिथ भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि जो सिर्फ और सिर्फ मैथ में स्ट्रांग हो वो जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेगा, क्योंकि देखिए इसमें जीएस भी एक मायने रख रहा है। 100 नंबर का जीएस है, 100 नंबर का जो है आपका मैथ और रीजनिंग है। तो अगर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका मुझे खुद मैसेज भी आया है कि मैम मैथ में मैं 100 में 100 ला सकता हूँ, लेकिन जीएस में स्कोर नहीं हो पा रहा है, जीएस वीक है। तो जो मैथ में अच्छे हैं उनका जीएस जो है वो हो सकता है कमज़ोर हो, ठीक है। फिर
बात आती है कि यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि अरे ये तो एग्ज़ाम ऐसा है कि जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग निकाल के ले जाएंगे, मतलब उनका हो जाएगा सिलेक्शन। तो देखिए जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं नो डाउट उनका जीएस सेक्शन बहुत अच्छा होगा, ठीक है, लेकिन उसमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका जो है इंग्लिश वीक होगा, बिल्कुल इंग्लिश से वो डरते होंगे, ठीक है, या फिर उनका मैथ बहुत वीक होगा। मैथ जीएस में तो वो अच्छा स्कोर कर लेंगे लेकिन मैथ में वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात है कि यहाँ सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होगा जो हर सब्जेक्ट में एवरेज हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मैथ में अच्छा स्कोर कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ आपको इंग्लिश क्वालिफाई करना है, हिंदी क्वालिफाई करना है, आपको जीएस भी है और मैथ और रीजनिंग भी है। अगर सिर्फ आप मैथ में अच्छे हैं तो फिर आप रीजनिंग मतलब जीएस में आपका क्या स्कोर हो रहा है। इंग्लिश क्या, कहीं इंग्लिश में तो नेगेटिव मार्किंग है, इंग्लिश तो ऐसा नहीं है कि क्वालिफाई नहीं कर पाए। बहुत लोगों की इंग्लिश वीक होती है, इंग्लिश के नाम से भी डर लगता है। तो ऐसे भी कैंडिडेट है जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, उन्हें मैथ से डर लग रहा होगा, जिनका जीएस बहुत अच्छा होगा उनका मैथ वीक होगा। तो यहाँ वैसे कैंडिडेट्स, ठीक है, जिनका सब कुछ एवरेज हो, ठीक है, जीएस में भी वो थोड़ा बहुत अच्छा स्कोर कर लेते होंगे, मैथ भी उनकी हो जाती होगी, इंग्लिश भी ठीक है पासिंग कर लेंगे, हिंदी तो खैर हिंदी भाषी क्षेत्र है हमारा तो हिंदी में किसी को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये सारी चीज़ें जिनका सारा सब्जेक्ट एवरेज होगा उन्हीं का सिलेक्शन होगा, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए आप लोग निराश मत होइए जिनकी मैथ वीक है या जिनका जीएस वीक है, ठीक है, आप मेहनत कीजिए। अगर आपका मैथ वीक है तो आप जीएस पे फोकस कीजिए, जीएस वीक है मतलब जीएस स्ट्रांग है, मैथ वीक है तो आप मैथ पे फोकस कीजिए। उस पर सोचिए कि कैसे हमारे 5-10 नंबर मैथ में बढ़ जाए अगर हमारा जीएस स्ट्रांग है तो। अगर आपका ये दोनों अच्छा है तो अगर आप मेरी वीडियो ऐसे कोई भी लोग देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा है या नहीं है। जिनका मैथ और जीएस दोनों अच्छा होगा उन्हें इंग्लिश से डर लग रहा होगा कि अरे कहीं इंग्लिश में हम क्वालिफाई करने से ना रुक जाए तो हमारा पेपर ही नहीं चेक होगा। तो अगर इस तरह का आपके मन में, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आपके मन में ये डर है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके अभी बताइएगा कि ऐसा है या नहीं है, जेन्युइन, ठीक है। और बिल्कुल डरने की बात नहीं है और एक रिदम में तैयारी करने की ज़रूरत है। सारे सब्जेक्ट को एकदम बराबर से आप करते चलिए, ध्यान देते चलिए। यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट जो भी बीपीएससी ने इंक्लूड किया है सिलेबस के अंदर वो सब इम्पॉर्टेंट है, सब एक दूसरे के बराबर हैं। किसी में भी आप रह गए तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। इसलिए सारे सब्जेक्ट को आप बराबर से लेते चलिए, तैयारी करते चलिए। मात्र 20 दिन का समय बच गया है तो इसमें आप शुरू कर दीजिए रिवीजन करना। जितना हो सके आप रिवीजन कीजिए, रिवाइज कीजिए और साथ में कुछ समय ऐसा रखिए जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ कुछ टॉपिक्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, उससे क्वेश्चन आ सकते हैं और हमारी तैयारी नहीं है तो उस टाइम में जो है आप अलग से कुछ नया चीज़ आप सीखते चलिए। कि मान लीजिए 20 दिन में आप दो चीज़ भी, नई चीज़ें किसी भी सब्जेक्ट में सीखते हैं तो आपका 40 नंबर का जो है वो प्लस हो जाएगा। तो ये रही बात। और बाकी आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे भी मोटिवेट कीजिएगा। आप लोग के कमेंट्स पढ़ के मैं भी मोटिवेट होती हूँ और थैंक यू। पढ़ने के बाद मैं आ गई थी किचन में और आज हम सब सीखते थे तो मेरे हस्बैंड बोले कि आज मोमोज़ बनाओ, मोमोज़ खाने का मन कर रहा है क्योंकि वो बाहर का जल्दी कुछ खाते नहीं हैं। तो फिर मैंने मॉर्निंग में सोचा कि आज नाश्ते में मैं मोमोज़ ही बना देती हूँ। वैसे शाम के नाश्ते में बनता है लेकिन यहाँ पे मैं सुबह ही बना रही थी और मुझे भी मतलब उसका आता नहीं है ठीक ठाक से, बस यूट्यूब पे देख के बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है पत्ता गोभी, गाजर और शिमला मिर्च को कट कर लिया था और फिर उसमें बस हल्का सा मैं उसमें गरम मसाला और नमक ये डालकर जो है वो सॉटेड कर दूंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा मसाला पसंद नहीं है तो वो सिंपल ही रखना पसंद करते हैं, खाना पसंद करते हैं। तो मैं सिंपल ही रखती हूँ क्योंकि मैं घर पे खाना जो भी बनाती हूँ उनके हिसाब से ही बनाती हूँ, उनको जो पसंद है तो वही बनाती हूँ। खैर ज़्यादा वो फरमाइश करते नहीं है, कभी कभी ही करते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे जो है उसमें मोमोज़ का शेप देने के लिए कोशिश कर रही थी लेकिन मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तो पता नहीं कैसे कैसे होता है तो मैंने नहीं कर पा रही थी। तो फिर मैंने जैसे मुझे आता है वैसे ही कर दिया था। और जब मैं ये स्वेटर पहनती हूँ ना तो मेरे पापा मुझे जब भी देखते हैं तो वो कहते हैं ना कि तुम भालू जैसी लग रही हो। तो क्या सच में मैं इसमें भालू जैसी लग रही हूँ? प्लीज़ कमेंट करके भी बताइएगा कि मैं भालू जैसी लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ। क्योंकि मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि कितना वेट बढ़ा लिया है, भालू जैसी लग रही हूँ। क्योंकि ये ना ये जब भी पहनती हूँ तो मोटा ही लगता है।
तो उसके बाद फिर मैं नाश्ता करने के बाद ये लोग सो गए थे दोनों, और फिर मैं जो है पढ़ने बैठ गई थी, करंट अफेयर पढ़ रही थी। और मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं सोता ही कहाँ हूँ, लेकिन मोमोज़ खाकर और दोनों बाप बेटे सो गए थे। और फिर दोपहर का खाना बनाऊँगी, लेकिन तब तक मैंने सोचा कि मेरे पास 2-3 घंटे का समय है, तो मैं करंट अफेयर जो है वो पढ़ लेती हूँ। तो फिर मैं यहाँ करंट अफेयर पढ़ ली थी। और आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा नए हो तो।